नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला, और ये एपिसोड है सेनापति। अब सेनापति के कई एपिसोड्स आप देख चुके हैं। एक तो होती है बारात, बारात में होता है दूल्हा, दूल्हा यानी पार्टी का कैंडिडेट। अब उस बारात में बहुत सारे मौसा मौसी, फूफा फूफी, ताऊ ताई सब लोग लगे रहते हैं। जितनी अहमियत कैंडिडेट की है, किसी भी चुनाव के गणित को अगर आप समझेंगे तो जो सेनापति यानी कि जो कैंडिडेट के पीछे जो एक बड़ी सेना खड़ी होती है, उनके कई सेनापति होते हैं अलग अलग इलाकों में। और बहुत बार जीत और हार का दारोमदार इन सेनापतियों पे भी होता है। तो हमने कहा कि अलग अलग इलाकों के अलग अलग पार्टियों के सेनापतियों से भी आपकी मुलाकात कराई जाए। थर्मामीटर हम कैंडिडेट को तो लगा ही रहे हैं और सेनापतियों को भी लगाएं। अब रोहतक में हूँ मैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आजकल बहुत बिज़ी हैं। तो अभी दीपेंद्र हुड्डा साहब का टाइम हमें मिला नहीं है। अगर मिल गया, जब तक इस इलाके में हूँ, तो थर्मामीटर उनको लगा दूंगा। वरना कल मत ये कहिएगा कि हमारे वाले को लगाया नहीं आपने, हमारे वाले का इंटरव्यू नहीं किया। आपको पता है मेरा तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, नीम का पत्ता, करेले का जूस, यही रहता है मेरे पास। तो अगर कांग्रेस के कैंडिडेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में राज्यसभा के एमपी भी हैं, अगर उनका टाइम मिल गया तो आपकी बातचीत करवा दूंगा। कोशिश कर रहा हूं। उनके जितने पीए, सेक्रेटरी, मीडिया वाले, और दीपेंद्र साहब हुड्डा को मैंने कई बार खुद भी फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वैसे ही मैं छोटा मोटा पत्रकार हूँ, हो सकता है बड़े पत्रकारों के लिए उनके पास समय हो। बहरहाल वो चर्चा अलग है। आज कांग्रेस में कई सेनापति हैं रोहतक में, लेकिन एक नाम है जिनकी चर्चा बहुत होती है, वो है झज्जर से गीता बुक्कल। 2019 में या 2014 में जब सफाया हो रहा था, कांग्रेस सरकार के बाहर हो गई, तब भी इनका जीत का परचम इन्होंने लहराया और ये जीती। तो हमने कहा कि सेनापति हैं तो रोहतक का क्या गुणा भाग गणित है, चुनावी गणित, एक बार इनसे भी समझते हैं और इनको भी थर्मामीटर लगाते हैं। अब मेरा काम तो सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना तो आपका काम है। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, गीता जी। धन्यवाद शशि रंजन। आपके दीपेंद्र जी आजकल बहुत बिजी हैं। बहुत ज़्यादा बिजी होने का कोई मतलब है, कोई डर है, या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है? क्योंकि 2019 में हार हो गई थी, 7, सवा 7, 7,500 वोट से हारे थे। तो ये बहुत बिजी होने का मतलब क्या है? देखिए, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा रोहतक से प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी होने के नाते उनका वैसे भी पहले भी बहुत ज़्यादा जनसंपर्क रहता था। सभी से खुद मिलना और उनकी समस्या को सुनना, उनका समाधान करना। और सबसे ज़्यादा बिज़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ना वो केवल चुनाव के समय में, चुनाव के समय जब नहीं भी था तब भी उनका जनसंपर्क, लोगों से मिलना जो है, डोर टू डोर और कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। कभी भी आप उनके टूर प्रोग्राम अगर उठा के देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा बिजी व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शायद उनसे ज़्यादा बिजी कोई व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने अपना जो, खासतौर से वो खुद भी कहते हैं, हमने अपनी जवानी जो है पूरी लोगों के लिए, लोगों की सेवा में लगाने का काम किया। बिजी रहते हैं कि मुझे लगा कि उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, उतनी मेहनत कर ले तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों से एक साथ मुलाकात हो जाए। मैं शशि रंजन जी आपका संदेश जरूर उन तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ ना, मैं तो जितने उनके सेक्रेटरीज, मीडिया वाले हैं, ये सब, मेरा आशय ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी होने का मतलब कोई डर भी है क्या मन में? क्योंकि पिछले बार हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए, 7, सवा 7,000 वोट से हारे, लेकिन हार तो हार है। तो वो भी एक साइकोलॉजी है क्या कि इस बार कोई, मतलब कहते हैं ना कि लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड? नहीं, ही इज़ नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट अदरवाइज आल्सो उनकी आदत में शुरू से शामिल है
कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे आज राज्यसभा के सांसद हैं, हमेशा वहाँ पर अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना। इसके अलावा चाहे किसानों के मुद्दों की बात हो, बहन बेटियों की, पहलवानों की मुद्दों की बात हो, या कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, उनका हमेशा रहता है कि लोगों के बीच में रहना, उनकी समस्याएं जानना। और दूसरी बात, जो पिछले चुनाव की बात है, देखिए दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और जो पिछला चुनाव था, जैसा आपने देखा कि सरकार ने पूरी तरह से घेरने का काम किया, और जो चुनाव हर जगह पर दिन में ही नतीजे आ गए थे या शाम को आ गए थे, कोई ना कोई ऐसा कारण तो रहा ही है। और ये चिंता जब लोग कहते हैं तो लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ और लोगों की वॉइस तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा कि क्या कारण है रोहतक लोकसभा का चुनाव जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे थे, और उसके बाद पोस्टल बैलेट्स वोटों की गिनती जो है रात के 3 साढ़े 3 बजे जाकर उनका रिजल्ट जिस प्रकार से सुनाया गया, तो मैं समझती हूँ। और ये जो रोहतक लोकसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। हम लोग 3 साढ़े 3 नहीं तो रिजल्ट मतलब लगभग तो शाम में 6-7 बजे के आसपास, देखिए 5-6-7 बजे तो लगभग क्लियर हो गया था। देखिए क्लियर तो हो गया था, क्लियर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था। डिक्लेयर करते करते देखिए डिक्लेयर ऑफिशियली जो भी ऑफिशियल डिक्लेयर होगा, बाकी आप पूरे देश भर के चुनाव और उनके नतीजे उठाकर देख ले कि जो माहौल पूरे देश भर में था, रोहतक को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर हॉट सीट उस समय बना दिया गया था। सभी की निगाहें इसी पर लगी हुई थी। इतने बैरिकेड्स थे कि हम लोगों को रोहतक में, यहाँ से झज्जर से रोहतक जाने में भी 3.5-4 घंटे हर जगह रोका गया था। तो क्या ऐसा कारण था? अगर सही ढंग से है। और दूसरी बात, जब भी कोई गिनती होती है, पोस्टल बैलेट वोट्स की गिनती हमेशा शुरू में हो जाती है, और आपने उसके बाद भी पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती रही। देखिए जो हुआ पिछली बार कोई बात नहीं, उससे सबक लेना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जनता के जुड़े हुए मुद्दों से। क्योंकि ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चूँकि रहने वाले रोहतक के हैं, तो इस इलाके में कहा जाता है कि चौधर जो है या प्रभुत्व जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की रही है। पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का हार जाना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो बड़े मार्जिन से हार गए, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा इस इलाके में? देखिए ऐसा है कि जैसे 2014 में भी मोदी जी की बहुत ज़्यादा लहर थी, और उस दौरान दीपेंद्र हुड्डा अपना ये चुनाव अच्छे से जीत गए थे। और 2019 में एक लहर भी थी, बहुत जो भी कारण रहे हों, देखिए लोकतंत्र में जो जनता निर्णय करती है, उनका निर्णय मानना चाहिए, स्वीकार्य होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 हार, चलिए ये तो कम वोट से हारे, लेकिन हुड्डा साहब तो बड़े मार्जिन से हार गए थे सोनीपत से, है ना? जी। अच्छा, रहने वाले रोहतक के हैं, ससुराल तो सोनीपत में ही है, जी। तो उसका कोई एक इम्पैक्ट पड़ा क्या पार्टी पे? देखिए मतलब अगर सबसे बड़ा सूरमा आपका हार जाए जंग में, तो एक मोराल देखिए राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी एक अंक गणित रहता है, या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के हिसाब से आपने देखा होगा कि बहुत से दिग्गज जो हैं ये चुनाव हार गए थे उस समय, लेकिन हमें जनता से अपना संवाद जो है वो जारी उन्होंने रखा लगातार। चाहे वो जन आक्रोश रैली करते रहे, परिवर्तन रैली करते रहे, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस है, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस है, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के रैली और प्रदर्शन हम लोग करते रहे। हर धरना प्रदर्शन, चाहे वो महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, अग्निपथ योजना के खिलाफ था, या जो किसान हमारा अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, हमने उनको पूरी तरह से समर्थन देने का काम किया। तो पूरी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपनी जो है लोगों के बीच में प्रेजेंस रखने का काम किया। और अभी भी 10 की 10 रोहतक जो लोकसभा हैं वो हमने कवर की हैं, 90 की 90 करने का काम किया है। बीजेपी तो रैली जलसे चुनाव के दौरान करने लगी है, लेकिन हमने लोगों से संवाद, लोगों से जनसंपर्क, उनसे मिलना, हर एक हिसाब से लगातार कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब 2024 में चुनाव में हैं हम लोग सभी लोग, कांग्रेस की लिस्ट आने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए ये इन फाइटिंग जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के अंदर एक हुड्डा कैंप, एक SRK कैंप है ना, एक कैप्टन अजय यादव, तो ये जो इतना बिखराव है, ये एक कारण रहा कि आपके जो टिकट हैं, मतलब संगठन तो नहीं बन पाया। उस पर क्या बात करूं, और कितनी बार मीडिया बात करे कि कांग्रेस इतने प्रदेश अध्यक्ष बदल गए और प्रभारी बदल गए, संगठन आज तक नहीं बन पाया। वो आपको भी पता है कारण, मुझे भी पता है कारण, है ना? मैं जब बताऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये कारण नहीं है। खैर, लेट इट गो। क्यों इतना वक्त लग गया? शशि रंजन जी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें DCC, PCC, फिर CEC,
स्क्रीनिंग कमेटी की बहुत इतना सारी तो- मीटिंग्स होती हैं। इतना तो मुझे और समझ में छठा, आता ही है। आपको आता कई ही बार है, स्क्रीनिंग कमेटी में स्क्रीनिंग गया, कमेटी वापस की आया, मीटिंग्स फिर होती हैं। सिंगल नाम और भेजो, छठे चरण में उसके बाद आपके हरियाणा हाँ। हरियाणा का चुनाव है, 25 मई को वोटिंग होगी। और बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने तो प्राइमरी मेंबरशिप दिलाई और बीजेपी की टिकटें दे दी। आप खुद ही कहते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। हाँ। बीजेपी में ज़्यादातर वो लोग कैंडिडेट हैं जिनकी, अब आप बीजेपी के कैडर के बारे में बताएं, क्या बीजेपी का इस समय कोई प्रदेश अध्यक्ष है? यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, वही प्रदेश आदरणीय हैं, अध्यक्ष वही हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक टिकटों की बात है, कुरुक्षेत्र की सीट से आप प्राइमरी मेंबरशिप दिलाते हैं, नवीन जिंदल जी को टिकट देते हैं। सिरसा की सीट से आप अशोक तंवर जी को बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप दिलाते हैं, उनको आप टिकट दे देते हैं। हिसार सीट से मतलब वहाँ तो- रंजीत चौटाला जी इंडिपेंडेंट को आप प्राइमरी मेंबरशिप दिलाते हैं, वहाँ उनको चुनाव टिकट दे लड़ने लेते हैं। वालों की संख्या है बहुत ज्यादा। आपके यहाँ वहाँ पर तो टिकट मांगने वालों की भी संख्या नहीं है। चौधरी और एक कैप्टन अजय शशि यादव, रंजन इनको जी, छोड़ वहाँ पर करके तो तो कोई टिकट- चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। शैलजा जी तो कह रही थी कि मैं विधानसभा चुनाव चाहती हूँ लड़ना। आप कमाल कर रहे हैं, इसीलिए तो समय लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। या थी नहीं। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों की इतनी ज़्यादा संख्या थी। बीजेपी में तो हालत ये है, बीजेपी का जो ओरिजिनल कैडर है वो पूरी तरह से आज के समय में नाराज़ है। वो क्षुब्ध है इस बात से कि जो बीजेपी के आरएसएस के पुराने नेता थे, बीजेपी उनको पूछ नहीं रही है, बाहर से इंपोर्ट कर करके उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इससे बीजेपी के कैडर में बहुत ज्यादा नाराजगी वाला भी मैं है। आपसे और जहाँ पूछ तक लूंगा, कांग्रेस की बात तो है, दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा, पहले अपने घर वाली देखिए कहानी जो पूरी हमारे कर घर लीजिए की कहानी है, हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जैसे कि अलग अलग चरणों में चुनाव हुए, अलग अलग चरणों की स्क्रीनिंग की मीटिंग होने के बाद, सीसी की मीटिंग होने के बाद फाइनल टिकट्स थी और उनको जो है वो सारी की सारी टिकट डिक्लेयर कर दी गई है। आज के समय में 10 के 10, एक जो कुरुक्षेत्र की सीट है, आम आदमी पार्टी जो हमारी इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है, सुशील गुप्ता जी को दी है। मैं आपको कह सकती हूँ हमारे सभी के सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं चुनावी समर में, चुनावी मैदान में मजबूती से कांग्रेस के उतर चुके अंदर हैं। जो एक डिवीजन है ना, जो एक टकराव की स्थिति कांग्रेस के अंदर, वो अब भी दिखती है। आपके अलायंस पार्टनर हैं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता कैंडिडेट हैं, उनके नॉमिनेशन में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सब लोग पहुंच जाते हैं। तो फिर मैं देख रहा था फुटेज, जानकारी हासिल की, एक अपने प्रदेश में, एक उधर, एक हिसार से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फतेहाबाद है, फतेहाबाद के बाद एक सिरसा एक जगह आती है, वहाँ से बहन शैलजा जो है, कुमारी शैलजा, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो मैंने देखा कि भाई उनके नॉमिनेशन में कौन कौन लोग पहुँचे। मैंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जरूर होंगे, सब जगह जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र गए तो वहाँ भी गए। तो पता चला कि नहीं, थोड़ा दूर ज़्यादा है, गर्मी भी है। तो हमने देखा कौन कौन है वहाँ, तो वहाँ पे किरण चौधरी, वहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। मैं ढूंढता रहा, हो सकता है कि हुड्डा साहब कहीं साइड में भी हों, तो दिखा कि हुड्डा साहब वहाँ नहीं है। अब ये आपकी पार्टी के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये चुनाव के दरमियान भी दिख रहा है। किरण चौधरी वहाँ कह रही थी कि भाई देखो, जब मीडिया ने पूछा किरण चौधरी से सिरसा में, कहे कि एक सीट पे तो हम जीत रहे हैं, पक्का है, बाकी 9 का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक तो हम जानते हैं कि 1-10 में एक तो हम पक्का जीत रहे हैं। ये स्टेटमेंट आ रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। देखिए, नामांकन का जैसे कि पता है, जैसे ही टिकटें डिक्लेयर हुई, सभी प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं और सीनियर लीडर्स हैं, सभी जगह जा रहे हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस दिन अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में पर्चा भरवाया है। हाँ, मतलब अपने वाले के यहाँ जा रहे हैं, नहीं ऐसा अपना या अपना गुट जो हुड्डा गोत्र है वहाँ जा रहे हैं। देखिए ऐसा नॉन हुड्डा गोत्र में नहीं जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो दीपेंद्र हुड्डा में किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ये सब, देखिए ऐसा है, वो यहाँ नहीं, ये वहाँ नहीं। रोहतक लोकसभा से हमारे आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कल नामांकन भरेंगे। हमारा सभी से अनुरोध है, सभी नेता उसमें शामिल रहे, उनको तो वैसे ही हुआ ना, जैसे देने का काम करें। समक्ष कार्यक्रम में देखिए जैसे उसमें अनुरोध जैसे किया था आप लोगों ने शैलजा किरण जी चौधरी से कि भिवानी में कर रहे हैं, आ जाइए आप इधर। और भिवानी में ही दूसरी तरफ किरण चौधरी, जब मिली किरण चौधरी जी, तो मैंने कहा कि भाई आपके घर में हो रहा था विपक्ष आपके समक्ष, आप वहाँ थी नहीं, आप तो अलग कर रही थी। बोले मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता रहता तो हुड्डा साहब को चाय और समोसा दोनों खिलाती मैं। देखिए शैलजा जी का नामांकन था, सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर थे, जहाँ जहाँ भी नामांकन हो रहा है सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर जा रहे हैं।
आप बीजेपी पे क्यों नहीं पूछते? बीजेपी की तो हालत ये है, अभी यहाँ पर कहा गया था कि जब मुख्यमंत्री बीजेपी जी वाले आएंगे। सामने होते हैं तो मैं उनसे क्या क्या पूछता हूँ वो सब रिकॉर्ड में ऑन देखिए, एयर मुख्यमंत्री वो जी पूछ के आने लीजिए, की लेकिन बात आपसे थी, यहाँ तो पर कांग्रेस आदरणीय की पूछ मनोहर लाल लूं ना। खट्टर जी आए, 1200 की कुर्सियां भी यहाँ पर नहीं भरी। हाँ। नामांकन है, सभी नेता कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से मजबूती के साथ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जिस तरह से न्याय की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूती दिखाई है, इंडिया अलायंस के हमारे सभी पार्टनर, जिस प्रकार से आज देश में माहौल हुआ है शशि रंजन जी, लोगों को डर लगने लगा है सच्चाई बोलते हुए भी। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आज हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। क्योंकि जो बीजेपी में एक डर का माहौल था, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। नए चीफ मिनिस्टर केवल आज वोट मांगते हुए और नामांकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे मंत्री बदल दिए। एंटी इनकमेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आज के समय में ये भूल गए हैं कि बीजेपी के पास अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। नायब सैनी जी आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं बधाई देती हूँ कि थोड़ा सा जो समय बचा है उसमें हरियाणा की जनता के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। और कांग्रेस मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हैं जी, हाँ दोनों हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ जो थोड़ा सा समय बचा है, जैसे आपके यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर भी हैं, बाकी तो सब सिंबॉलिक हैं। देखिए, आप कैसे कह रहे हैं सिंबॉलिक है? क्या उदय भान जी खड़ाऊ लेके गए थे ना खुद ही, जब ज्वाइन करना था तो ले गए थे ना खड़ाऊ। आप कमाल कर रहे हैं। आप चौधरी उदय भान जी की, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से उनके नेतृत्व में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी, आज के समय में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जहां लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं या उल्टी गंगा बह रही है, सभी लोग जो हैं पूरे पार्टी के अध्यक्ष, अभी देखा जेजेपी के अध्यक्ष हैं निशांत सिंह जी, उन्होंने ज्वाइन किया। कितने पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर आ गए। और आप समझ रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह जी जो सांसद बीजेपी के थे सिटिंग, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिनको आपने टिकट दिया नहीं। कोई बात नहीं, वहां पर पहले से जो, देखिए ये जुडिक्शन जो है हाईकमांड का है, हाईकमांड ने ज्वाइन कराया, टिकट देना हाईकमांड का जुडिक्शन है। वीरेंद्र सिंह की बात और मैं आपको कह दूं कि आज के समय में चौधरी उदय भान जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पार्टी के अध्यक्ष हैं। सीईसी की मीटिंग हो, स्क्रीनिंग की मीटिंग हो, उसमें रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी रहे, उसमें बाकी लोग भी उसमें रहे। तो ये तो आप ये बताएं, बीजेपी में क्या इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी है? क्या कोई बात कह सकता है? कांग्रेस में तो कुछ इतनी डेमोक्रेसी है कि किरण चौधरी जी की सुपुत्री का टिकट कटा तो किरण चौधरी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि राव दान सिंह ने जैसे हमारी मदद की थी, हम उससे बढ़ चढ़ करके राव दान सिंह जी की मदद करेंगे। डेमोक्रेसी तो आपके यहाँ तो कूट कूट कर भरा है, मतलब कहते हैं ना कि ये खून बह रहा है, तो नस नस में डेमोक्रेसी इतना ज्यादा है कि मतलब पूछना नहीं चाहिए कि कितनी ज्यादा डेमोक्रेसी है। देखिए ऐसा है, आप बीजेपी करण सिंह दलाल उधर पंचायत कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जब हिसार में प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों ने उनका बड़ा फूलों से स्वागत किया है। आपने अशोक तंवर जी जो सिरसा में कर रहे थे, एक आप नारी वंदन एक बिल लेकर आ रहे हैं, और एक पढ़ी लिखी महिला जिसका दर्द झलक कर आया कि नौकरी भी गई, टिकट भी गई, सिटिंग एक महिला विधायक की, बीजेपी की सांसद की, सुनीता दुग्गल जी की जो है टिकट काट दी गई। आप क्या समझते हैं नवीन जिंदल जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, धक्का हुआ उनके साथ। आप ये तो बताएं कि क्या हालत है इस समय बीजेपी की? हालत तो ये है, ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, ढूंढे प्रचार कर रहे हैं। धर्मवीर जी हैं हमारे सम्मानित भाई हैं, धर्मवीर जी हमारे सम्मानित भाई हैं। अच्छा, आपको बीजेपी का सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो जब बीजेपी आपकी जगह जब बीजेपी के लोग बैठते हैं, नायब सैनी बैठे या खट्टर साहब बैठे या जो बैठे, तो मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कांग्रेस की कहानी, आप बताने लगती हैं बीजेपी की कहानी। आप कांग्रेस की सेनापति हैं, तो आपसे पूछूंगा ना, ऐसा अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ही तो सत्ता पक्ष पे दबाव बनेगा। देखो, वी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है एक होता है पॉलिटिकल पार्टी होता है, एक होता है प्रेशर ग्रुप। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा, सत्ता पक्ष पे दबाव नहीं बनेगा। अब आप देखिए, आज अभी मुझे पत्रकार ने ब्रिजभूषण शरण को लेकर प्रश्न कर दिया, आपने हालत देखी है? वो आ जाऊंगा, मुझे आप मौका ही नहीं दे रही हैं कि मैं बीजेपी पे जाऊं। जी, आप कांग्रेस से मैं पूछता हूँ, मैं आपसे आम पूछता हूँ, आप कटहल की कहानी शुरू कर देती हैं। नहीं, मैं आम की बताऊंगी। आम की चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लिया जी, तो आप तो बहुत लर्नेड भी हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं, मोबाइल 5G और ये सब 10G भी चला अच्छा ऑपरेट करती हैं। एक ऑडियो आया था चौधरी वीरेंद्र सिंह का जी। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने सुना नहीं है, सुना तो जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है। अब
उस ऑडियो में चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कि अगर सोनीपत से विजेंद्र लड़ गए तो ये हुडा का 4-5 एमएलए ये सब कांड कर देगा उधर, इसलिए हिसार ही रहना। वो अपने किसी आदमी से बात कर रहे हैं, वो ऑडियो वायरल हो गया। मैं उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके अंदर ही देखिए एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है। अब शैलजा जी चली गई सिरसा, अब उनको लगता है कि अम्बाला अगर लड़ती तो हुडा जी के 2-4-5 हैं, वरुण मुलाना या ये वो उनका प्रभाव है, उन्होंने देखा कि सिरसा में अगर हुडा साहब का कम प्रभाव है तो वहाँ खतरा कम रहेगा, वो चली गई सिरसा। ये सवाल आप कितना भी अवॉइड करें, कोई आपसे ये सवाल करे और आप बीजेपी की कहानी शुरू कर दें तो ये वही है कि वो क्या एक कहावत है कि किसके डर से मुंह छुपाना, मतलब क्या कबूतर या बिल्ली क्या होता है के डर से आंख बंद कर लेगा तो, है ना। तो ये हकीकत है और ये सेनापति एपिसोड है। तो सेनापतियों को इन सवालों का सामना, ये तो चलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये तो जब आप जाती हैं कैंपेन करने तो लोग पूछते हैं। जी 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 शशि रंजन जी, आपकी बात जायज़ है और आप जब प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका जवाब भी दूंगी। फिर आप ये क्यों नहीं पूछते क्या कारण रहा बीजेपी को ऐन चुनाव में 10 दिन आचार संहिता लगने वाली थी, इनको अपने सेनापति मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बदलना पड़ गया, इनको दुष्यंत चौटाला को एकदम हटा देना पड़ा, जेजेपी के विधायक उनको खुद गालियां देने पड़ गए। आज दुष्यंत चौटाला मैदान में जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, नैना चौटाला जा रही हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोगों ने मन बनाया है। जो किसान आंदोलन के समय में इनको किसान नजर नहीं आए, बैरिकेड्स और रोड़े पत्थर और कीलें लगा दी जो कि पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर पर लगनी चाहिए थी। तो बीजेपी से आप ये प्रश्न करें, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है बड़ा सोच समझकर टिकटों का वितरण हुआ है और आने वाले समय में चाहे दुनिया कह रही है मोदी जी की लहर चल रही है, देश के प्रधानमंत्री हम उनका आदर करते हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार में आपको 400 कैंडिडेट हरियाणा कांग्रेस में अगर हरियाणा में आ जाए और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ तो लहर और वर्चस्व दोनों हुडा साहब का ही है। मतलब ये तय हो गया कि हरियाणा कांग्रेस में रहना है तो हुडा हुडा कहना है, उधर बीजेपी हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर कहना है। ये तो उधर मनोहर जी और इधर हुडा साहब दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों पे कब्जा कर लिया है। उनकी इच्छा के बिना इनकी पार्टियों में अब पत्ता नहीं हिल सकता है। काहे की डेमोक्रेसी। आप शशि रंजन जी क्या हुडा साहब के कद को आप छोटा समझ रहे हैं? हुडा साहब 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कह रहा हूँ पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के वो सांसद रहे हैं, उनके फादर जो है अलावा कोई कांग्रेस ये बात बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, उनका तो 3 पीढ़ी हो गई। चौधरी उनके फादर जो हैं चौधरी रणवीर सिंह जी वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। उनका अपना बड़ा कद है, 36 बिरादरी उनकी इज्जत करती है। आज उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुडा जी 4 बार के सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुडा हुडा कहना है। देखिए हुडा जी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है और वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ये कहना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। देखिए तो अब कद देखिए इतना बड़ा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस में सांस लेना है तो हुडा हुडा कहना है, उधर बीजेपी हरियाणा में रहना है, सांस लेनी हो अगर आपको तो मनोहर कहना है। ये पार्टियों की स्थिति हो गई है। ये दर्द एक आप लगता है आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी में आप बताएं आखिरी मुलाकात कब हुई है किरण चौधरी से? देखिए ऐसा है, बीजेपी में कहते हैं ना मोदी लहर चल रही है, मोदी हमारे कैंडिडेट है, फूल ही हमारा कैंडिडेट है। हरियाणा कांग्रेस में हुडा लहर चल रही है। नहीं आप कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी कौन है, बीजेपी के कैंडिडेट्स कहते हैं फूल हमारा प्रत्याशी है। क्या ये क्या चल क्या रहा है? संविधान के तहत नरेंद्र मोदी हमारा प्रत्याशी है, वो ये कहते प्रत्याशी हैं। हम ये कह रहे हैं जो हिंदुस्तान में हर सीट पे नरेंद्र मोदी है। शशि रंजन जी जो चुनाव चल रहा है वो अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र हुडा है। दीपेंद्र हुडा जी के काम है, उनका व्यवहार है, उनका नाम है, उनका काम है, हुडा साहब का काम है, उनके नाम है। अरविंद शर्मा जी वर्सेस, मतलब ये कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा चाहे वो काले चोर को टिकट दे दे। तो लोगों को समझना होगा, उनको अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं यही अपील करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को सही ढंग से अपने मत का उपयोग करें। वो देखें कि सामने जो कैंडिडेट है वो आपकी आवाज़ को कितनी बार लोकसभा के अंदर उठाता है, कितनी बार महिलाओं की आवाज़ उठाता है, कितनी बार किसानों की, कितनी बार लॉ एंड ऑर्डर की, कितनी बार व्यापारियों की, कर्मचारियों की, दलितों की, महिलाओं की, युवाओं की। वोटर हैं, है ना, 2014 का भी चुनाव देखा हमने, 2019 भी देखा, अब 2024 में मतलब ये वाला जो नया फेज आया,
तो ये बात आप वोटरों को नहीं समझा पाती हम हैं वोटरों क्या? को समझा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। आउटकम क्या है फिर? देखिए आउटकम ये है कि हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमारे समय में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के समय में यहाँ पर IIM आया, IITs आई, ITIs आई, कॉलेजेस हर आए, रैली में हुड्डा साहब को भी एम्स कहते आया, सुना, कैंसर इंस्टीट्यूट्स आए, सब मेट्रो रैली में। आई। मैं यही लेकिन आप समझना ये चाह तो रहा हूं। बताएं आज जो बद से बदतर हालत यहाँ के क्षेत्र की हो गई है, क्योंकि हम यहाँ से कांग्रेस के ये विधायक हैं। वोटर आपकी बात क्यों नहीं समझते हैं? वोटर समझ रहे हैं, वो समझदार हैं, क्योंकि देखो बीजेपी का क्योंकि एजेंडा, 2014 का चुनाव, बीजेपी का लोकसभा, एजेंडा विधानसभा, देखिए, शशि 2019 रंजन का जी, विधानसभा, लोकसभा, 4 चुनाव तो हो गए, अब ये 5वां चल रहा है, जी। फिर इसके बाद देखिए विधानसभा आ ऐसा शशि जाएगा। रंजन जी, बीजेपी का जो हिडन एजेंडा और खुला एजेंडा है धर्म जाति बिरादरी के नाम पर, वो मैं आ जाता हूँ उसी उस पर, पर वोट मांगने मैं का उसी काम पर आ करते जाता हैं हूँ। जी। और मैं और तो हम लोग विकास के नाम पर, किसानों के नाम पर, MSP के नाम पर, हम बेरोजगारी के नाम पर 2 करोड़ रोजगार देने की बात देश में कही गई थी। समीकरण, आप जी। सेनापति हैं, जी है ना? दीपेंद्र हुड्डा आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप जी। लोग सब लगी हैं उनको जी, जिताने जी, जी, के जी। लिए। जातीय ध्रुवीकरण या समीकरण कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए ऐसा है कि पहले जो सही बात हो वो बताइएगा। मैं सच सच बोलूंगी, हाँ। वैसे भी नाम गीता है, सच ही बोलूंगी, प्रयास करूंगी कि आपको आप तो गीता की कसम भी नहीं दिलवाना है, आप तो खुद ही गीता है। देखिए, तो ये जातीय समीकरण देखिए जातीय और जातीय समीकरण का एक्शन का काउंटर एक्शन या रिएक्शन और ध्रुवीकरण, ये कितनी सच्चाई है बड़ी? देखिए शशि रंजन जी, आज के समय में देश में जो माहौल चल रहा है ये कटु सत्य है। बीजेपी ने जातीय आधार पर जो जहर घोलने का काम किया है, पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट ये जो जहर घोलने का काम किया है, हम ये चाहते हैं जो सरकार आए वो अपने मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को खोलकर जो वायदे किए गए हैं उन पर वो विचार करने का काम करे, उन पर वो काम करने का काम करे। कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, हमने न्याय पत्र दिया है, युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, किसानों को न्याय, बेरोजगारों को न्याय। हम जातीय समीकरण, हम क्यों बात कर रहे हैं बार बार कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे? देखिए हमारी एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा धर्मनिरपेक्ष है देश है, तो एक ऐसे चीज में बताइए प्रियम्बल गीता के जी, साथ भी जो संविधान की जो आत्मा है, देखिए जो संविधान की आत्मा, प्रियम्बल के साथ भी बीजेपी छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। एक इस समय माहौल बन गया है कि संविधान बदलने का, 400 पार दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। देश का संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उन्होंने कहा था इतना उम्दा संविधान हमने दिया है, कभी कोई कमी रहेगी तो इसको लागू करने वालों में रहेगी। तो आज संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, तो हम चाहते हैं हर धर्म जाति गरीब तबके को, दलितों को, बैकवर्ड्स को, उनका अधिकार है, उनके मत का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। जातीय समीकरणों की बात की आपने, कहा बीजेपी ने ये जहर घोला या जातीयता करती है, कांग्रेस नहीं करती है। अब मुझे बताइए कि सोनीपत में आपको एक ब्राह्मण कैंडिडेट देना पड़ा, ठीक है, उसका गणित ये कि ये कुछ ब्राह्मण वोट ले आएगा, हुड्डा साहब उसको कुछ की वजह से जाट वोट मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन होता है वो सब है। आपने सिरसा तो चलिए रिजर्व्ड है तो ठीक है, आपने जाट कैंडिडेट दिया फिर यहाँ हिसार में, ठीक है, आपने एक यादव कैंडिडेट दिया भिवानी महेंद्रगढ़ में। उसका चुनावी गणित क्या कि चूँकि भिवानी महेंद्रगढ़ 2 हिस्से में बटा है, भिवानी इलाके में 5, 4 भिवानी की, 1 चरखी दादरी की, 4 इधर, तो ये 9 हो गए। तो वो यादवों का, हीरों का वोट लेकर के आएंगे और हुड्डा साहब की वजह से जाटों का मिलेगा। तो ये जब आप कहती हैं आप राज बब्बर लेकर के आई इसलिए कि पंजाबी और फलाना ढिमकाना, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जातीय गोलबंदी को नजर में नहीं रख करके टिकट देती है? आपने करण सिंह दलाल का टिकट हटा करके, 2 नाम थे, करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप सिंह। आपने महेंद्र प्रताप सिंह को इसलिए दिया टिकट कि वो कुछ गुजर भी ले आएंगे, हुड्डा साहब को लगता है कि जाटों का जो है वो उनकी वजह से मिल जाता है। तो कौन ऐसी पार्टी है जो जातीय गुणा भाग करके कैंडिडेट नहीं देती है? शशि रंजन जी ये बात कर रहे हैं आप प्रत्याशियों की, प्रत्याशियों की। देखो हर प्रत्याशी हर कास्ट में या जहां पर बाहुल्य कास्ट बाहुल्य है, ये वो एक अलग समीकरण है, होता है, टिकट देने का रियलिटी है। आप गुना भाग करते हैं, ये इस कास्ट का है, ये ऐसे ले आएगा, हम ऐसे ले आएंगे। टिकट देने का समीकरण जो है एक अलग विषय है। चाहे वो बीजेपी, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए दोषी नहीं है। जब तक जनता
जो जनार्दन है लोकतंत्र में, जब तक वो जात और धर्म को देख कर करके वोट देंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज वैसा ही कैंडिडेट देती रहेंगे। और मैं कई बार बड़ा रूखा आदमी हूँ, कहता हूँ कि वोट देने के बाद क्यों सड़क बिजली पानी मांगते हो, जब वोट देना है जात पे तो फिर उसमें भजन गाओ। देखिए हमारा तो ये मत देखिए कहिए कि हमारा तो एक ही नारा, देखिए हमारा तो एक ही नारा रहता है, जात पे ना पात पे। देखिए जब वो से भाषण में, अच्छा कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती हो वो भाषण में, टीवी देखिए पे, आप बताएं अखबार क्या में हमने कि हम जात पे मानते शशि हैं। रंजन जी आजकल एक हम राजकुमार सैनी को छोड़ करके। लोकसभा के प्रत्याशी हैं हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। आपने कभी हमें भाषण में, या हम वोट की अपील कर रहे हैं, कभी हमने कहा है कि आप जाट मतदाता दे देना, नॉन जाट दे देना, ब्राह्मण दे देना? कहाँ बोल रहा है? देखिए आप देखिए भाषण में कहाँ कोई बोलता है? देखिए भाषण में, टीवी पे इंटरव्यू में, हमारा अखबार के कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट में का सब चुनाव जो रहेगा, धर्मनिरपेक्ष है, सब हमारा जात कांग्रेस निरपेक्ष पार्टी है। का जो चुनाव जो हमारा घोषणा पत्र के हिसाब से रहेगा, जो अग्निपथ की योजना, अग्निवीर, हमारा क्षेत्र जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, क्या है बेरोजगारी, क्या सेना को भी ठेके पर बीजेपी ने दे दिया है? क्या ये मुद्दे नहीं है? तो मेरा आपसे कहना यह है कि धर्म जाति बिरादरी के नाम पर ही नहीं, विकास के मुद्दे पर ही देश में चुनाव होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का सदुपयोग होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फेयर एंड फाइन अच्छे ढंग से चुनाव जो है वो करवाने चाहिए। और मैं मीडिया के बंधुओं से भी यही अपील करना चाहूंगी, जो स्थिति दिख रही है उसी का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं अगले मुद्दे पे आता हूं। कांग्रेस बहुत डिस्पैरेट है कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट चुनाव, ठीक है, हर सबकी रणनीति होती है, हर आदमी अपने प्लस पॉइंट पे, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे खेलना चाहता है। बीजेपी कह रही है कि ये देश का चुनाव है, इससे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अल्टीमेटली तो एमपी चुने जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, जिसकी बहुमत आएगी उसकी सरकार बनेगी, उनका लीडर प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जितनी डेस्परेट है कि ये कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो जाए, ये वस्तुतः देश का चुनाव है, इससे प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा। तो बीजेपी क्या, ये कांग्रेस क्या ये डरती है कि जब तुलना हो कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, अल्टीमेटली तो सब जा करके वहीं सरकार बननी है, तो कांग्रेस को इससे डर क्यों लगता है? देखिए कांग्रेस को डर नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी जो साझा हम लोग हैं सबको डर लगता है। जिस तरह से संविधान की धज्जियों को उड़ाकर संविधान, आपने देखा होगा संसद में जो बिल पास हुए हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 154 सांसदों को नेम करके बाहर निकाल दिया जाए और महत्वपूर्ण बिलों को पास कर दिया जाए। और राजनीतिक लाभ के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्षमा याचना करते हुए 3 काले कानून वापस ले लें, और उसके बाद किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज भी वो धक्के खा रहे हैं, आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल ये जवाब नहीं संविधान से ऊपर नहीं है। मेरा कहना केवल ये, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव चुने हुए सांसद करेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको सांसद का चुनाव करना है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने दो प्रत्याशी भेजती हैं, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल पार्टी पे कौन सांसद है जो अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, मे बी इन अपोजिशन, मे बी इन रूलिंग पार्टी। वो इम्पोर्टेंट आप देखें जिस प्रकार से कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या आपको जैसे उधर वाले लोग, बीजेपी वाले लोग है ना, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा कैंडिडेट छोड़ दीजिए, हमारा तो हर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं, मैं एक सवाल सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, आप लोग इतना भाकड़ के क्यों नहीं कह सकती हैं कि हमारा भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे राहुल गांधी के नाम पे वोट दो? शशि रंजन जी, अभी कुछ राज्यों के चुनाव हुए, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा था? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान जो है 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उनको मैंने कहते हुए सुना, मेरा तो राज तिलक होते होते जो है बनवास हो गया। ठीक है, यही स्थिति छत्तीसगढ़ में, ये नहीं पता चल पाया इतने दिन तक कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सेम स्थिति राजस्थान में हुई, सेम स्थिति मध्य प्रदेश में हुई। तो देश के प्रधानमंत्री का हो जाएगा चुनाव। इस समय हम लोग जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी समर में जा रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले जो संसद में कौन जाएगा, कौन जनता के मुद्दों को उठाएगा, कौन से लोकल इश्यूज हैं, कौन बेरोजगारी की आवाज़ उठाएगा, कौन जो आज हमारा डंकी के माध्यम से युवा देश छोड़कर जा रहा है, कौन किसान संगठन हमारे जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। शशि रंजन जी, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा। पहले इन चरणों में चुने हुए नुमाइंदे सांसद जी, उनको सबसे बड़ी दिक्कत किससे है?
नरेंद्र मोदी से? नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक जी। है, क्योंकि आप इतनी मेजोरिटी मिल रही है तो आप लोग जैसे कि अगर ये दोबारा चुने और इतना मेजोरिटी आ गया, अगर इतना थंपिंग मतलब 400 पार वाला हो गया तो ये संविधान बदल देंगे। टारगेट पे कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या कांग्रेस की रणनीति में ये नहीं होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी, चूंकि सिंबल है वो, भाई मौजूदा सरकार के सिंबल है ना, प्रधानमंत्री है, लीडर है, हर आदमी उन्हीं का नाम ले रहा है, तो आप भी तो उन्हीं के टारगेट पे, उनको वही आपके टारगेट पे होंगे। अब जब कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके रायबरेली से कैंडिडेट हो जाते हैं, है ना। मतलब राहुल गांधी अगर आपके चेहरा हैं तो लड़ना चाहिए था बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो बहुत एक स्ट्रांग मैसेज आता। आपके खुद के कदम और डिसीजंस आपको बैकफुट पे ले जाते हैं, ऐसा लगता नहीं है बतौर सेनापति आपको? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है माहौल, हमारे यहाँ पर बहुत सोच समझकर जिसको जहाँ से चुनाव लड़ना है, चुनावी प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं, चुनावी समर में हम उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी कम कहते हैं, मोदी जी की गारंटी कहते हैं। हाँ, मतलब मोदी जी तो देश तो के आपको प्रधानमंत्री सीधा हैं। मतलब हेड ऑन कोलिजन लेना चाहिए ना मोदी जी से। देखिए, जब ऐसा यहाँ है। चल रहा है बीजेपी की तरफ से वो मतलब मैंने देखिए, पूछा हाँ। कि ये मोदी की गारंटी कैसे हो गया? भाई ये तो बीजेपी की गारंटी होनी चाहिए थी या एनडीए की गारंटी होनी चाहिए। जब वो लोग मोदी को ही एक आइकॉन बना के, मोदी जी को आइकॉन बना करके वो चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको भी तो मोदी जी को लेना चाहिए था। आपका देखिए, कोई एक दबंग नेता नेशनल लेवल का, मुझे याद है जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल ने हेड ऑन लिया, कहा कि शीला दीक्षित जी जो इतने वर्षों से इतनी पॉपुलर मुख्यमंत्री थी, तो एक जनता में, एक वोटरों में एक मैसेज जाता है कि भाई ये हेड ऑन ले रहा है। लेकिन आप तो अमेठी छोड़ करके आप रायबरेली चले गए। राहुल गांधी, आपने राहुल गांधी जी की 3770 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो करनी उन्होंने चाहिए, की, ऑपोजिशन में है, उन्होंने ये जब करनी की, चाहिए, उसके बहुत अच्छी बाद जो बात है है उन्होंने और बहुत अच्छा मणिपुर किया। से लेके गोवा तक की लेकिन जो भारत मुझे जोड़ो ये न्याय यात्रा बताइए, की, किसी उसमें किसी उन्होंने पार्टी का सेनापति 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, है ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ रणनीति और राजनीति और पॉलिसीज कौन बनाता है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, आपके एक आइकॉन है राहुल गांधी, है ना, आइकॉन है। चलिए अध्यक्ष नहीं है, अलग बात है, आपके आइकॉन है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था और राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हुए थे। क्या उनको जी जान जैसे बीजेपी वाले लोग झोंकते हैं, जैसे उस तरीके से राहुल गांधी को उन 5 राज्यों में जी जान नहीं झोंक देना चाहिए? देखिए, बीजेपी का ध्यान तो केवल और केवल राजनीतिक लाभ और राजनीतिक मुद्दों को लेकर रहता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का काम देश में कुछ 5 और भी। राज्यों में चुनाव चले, आप पदयात्रा पे निकल जाएं और वहां देखिए, वो के राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया फैसला है, वो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा है, ठीक है, मतलब वो चल रहे हैं, लेकिन सब जगह बात है। लेकिन क्या कारण है केवल और केवल राजनीति, चुनाव और मुद्दा? आप क्यों नहीं उनसे ये बात करते हैं कि अब जो आपने घोषणा पत्र दिया है, क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या 5 लाख लोगों के 15 लाख क्या खातों में लोगों के आया? क्या आज के समय में जो आप बात कर रहे हैं, इससे क्या किसानों के संगठन जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री फैक्ट्रीज जो हमारी जा रही हैं, क्या जो हालत देश की हमारी पहलवान बेटियों के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा दे रहे हैं, क्या आप उनसे पूछते हैं? बेटियां जो हैं वो तड़पती रहीं, उनके गर्दन पर पैर रखकर बालों से घसीट कर ले गई, और जिनको ये कहते थे हमारी बेटी हैं ये, और जो देश का तिरंगा लेकर मेडल लेकर आती हैं, जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी का कोई नेता नहीं गया वहां पर। उल्टा बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले मंत्री को खट्टर साहब कह रहे हैं मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। ये तो जनता है। जब उनके खिलाफ आया तो बीजेपी ने चेहरा बदलने का काम किया। जनता सब समझदार है। लोकतंत्र में हम लोगों को आज़ादी देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। केवल राजनीतिक लाभ के लिए मैदान में आए, कूदें और दबाव की राजनीति करें। आज के समय में हर व्यक्ति को एक डर और माहौल। अब आप यहाँ पूछ लें, बीजेपी के लोग या वर्कर फिर रहे हैं, आप उनसे पूछें कि आप अपनी अचीवमेंट्स गिनाएं और आप हमें मैदान में बिठाएं कि अचीवमेंट्स पे बात करें आप कि बीजेपी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। अगर मैं खासतौर से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करूं, मैं आपको हजारों चीज़ें गिनवा दूंगी कि हम हमारे क्षेत्र में 4 कॉलेज लाए, ITIs लाए, धर्मशाला चौपाले। बीजेपी के लोगों ने क्या किया? यहाँ पर पंडित श्री राम जी के नाम से पार्क बना हुआ था, उस पर कब्जा करने का काम करना चाहिए। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और ये आज हमारे अरविंद शर्मा जी काम करने के बाद भी जी, है ना, पिछले 4 चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। अल्टीमेटली आप टीवी पे इंटरव्यू दीजिए, भाषण दीजिए, जो भी कीजिए, ठीक बात है, आप ठीक बात कह रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है ना। सारी पार्टियां लोकतंत्र में, सबको अधिकार है वहां पे जाकर के कहें। तो ये इंट्रोस्पेक्शन तो कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए कि आपकी ने इतना अगर काम किया है ना,
आप इतनी सारी चीज़ें आपको गिनवाने को है, तो फिर वोटरों को आप क्यों नहीं समझा पाती? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इस समय जो हालात हैं, हम लोगों को चिंतन मंथन बैठ के और सारा का सारा जो हमारे प्रचार प्रसार है, हम लोग मजबूती के साथ करेंगे। आज के समय में वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट देने का काम किया था। ठीक है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वही अरविंद शर्मा जो ये कहते थे कि रोहतक और सोनीपत में काम ज़्यादा हो गए, वही अरविंद शर्मा जो कहते हैं अमृत योजना के तहत 360 करोड़ रुपए का घोटाला घपला हो गया, फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी दिया है। हम तो केवल बात कह सकते हैं कि रोहतक लोकसभा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जी जान से इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है। सेवा के बदले वोट मांग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे रोहतक लोकसभा की 36 बिरादरी, पूरा भाईचारा इकट्ठे होकर चुनाव में प्रचार प्रसार जिस प्रकार से कर रहा है, और आज के समय में बहुत अच्छा माहौल है। हम उम्मीद करेंगे आने वाला जो चुनाव होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, हमारा सभी मतदाता निकल कर आएगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को। सारा जवाब आप खुद देती है, मतलब मेरी नौकरी चली जाएगी, आप तो सवाल ही करने नहीं देती। नहीं, आप प्लीज मैं ये पूछने वाला था आखिरी सवाल कि हरियाणा में आपकी नौकरी कैसे, आपको तो तरक्की मिलनी चाहिए। आप इतना कड़वा और कटु सत्य बड़े अच्छे मीठे अंदाज में पूछते हैं। आप सारा जवाब दे देती है ना, मेरा बीच में मैं कुछ सवाल करूं तो मेरा भी होगा जो होगा कि लोग कहेगा नहीं नहीं शशि जी भी कुछ सवाल कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का भी जवाब दे रही है। आखिरी सवाल, हालांकि उसका जवाब मुझे पता है कि क्या होगा। ये 10 की 10 सीटें हैं और एक करनाल वाला सीट है ना, बाई इलेक्शन, वो सब की सब तो आप जीत ही जाएंगे। देखिए, हम लोगों की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी है। मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा, आप मेरा पूरा नहीं करने दिया। ये मैं पूछूंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि मैं गीता बुकल से पूछूंगी, तो जवाब ही होगा कि 10 की 10 जीत जाएंगे और वो बाई इलेक्शन भी जीत जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि हाईएस्ट मार्जिन से आपको लगता है कौन सी वो 2 सीटें हैं जो आप जीतेंगी? देखिए, आप पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम सारी की सारी सीटों पे थंपिंग मेजॉरिटी, थंपिंग जीतेंगे। देखिए, हमारे लिए सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित हैं और जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और आज झज्जर विधानसभा में आप बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ रोहतक लोकसभा में जिस प्रकार से हमने बिसात बिछा रखी है और हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब रोहतक लोकसभा, मुझे लगा कि आप कहेंगे कि हाँ रोहतक से हम हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतेंगे। देखिए, ताकि रोहतक और सिरसा में कॉम्पिटिशन। देखिए, आप सिरसा क्यों लेके जा रहे हैं? सिरसा से कुमारी शैलजा जी हमारी बहनें चुनाव लड़ रही हैं मजबूती से। अच्छा, आखिरी मुलाकात कब हुई है? हमारी अक्सर और किरण चौधरी जी से हमारी अक्सर देखा नहीं मैंने एक भी फोटो। हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है और बहुत जबरदस्त मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। कांग्रेस पार्टी की हमारी सम्मानित वो वहाँ से कैंडिडेट है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। आखिरी बार कब चाय पी आप लोगों ने साथ में? हमने बहुत बार चाय पी है, कई कार्यक्रमों में भी, 2-3 शादियों में, कई जगह भेंट हुई। देखिए, ऐसा है, मैं एक आपको बात कहना चाहती हूँ, हमारे सभी सम्मानित बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रत्याशी देने का काम किया है और बहुत अच्छे ढंग से मेहनत इस समय हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सारी की सारी सीटेंगे और करनाल जो हमारा विधानसभा क्षेत्र खासतौर से है, जिस दिन खट्टर साहब ने वहाँ से इस्तीफा लिया, करनाल की जनता ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री आपने ऐसा कुछ हमारे लिए किया नहीं था और बिना करनाल की जनता से, करनाल की जनता से बिना पूछे आपने इस्तीफा दिया। साहब और मनोहर लाल जी, देखिए, उन्होंने एकदम से उन्होंने नायब सैनी जी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। ये लोग कहते हैं कि रोहतक और करनाल में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, दोस्ती करने में ना? देखिए, तुम रोहतक देख लेना, राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक अलग विषय है, सामाजिक और दोस्ती रखने में क्या हर्ज है? नहीं, रखनी चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर खट्टर जी और मनोहर जी के अच्छे रिलेशन रहे, वो अच्छी बात है। रोहतक और करनाल का भी अच्छा रिलेशन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? देखिए, आप बताइए कि खट्टर साहब तो रोहतक से थे, करनाल, देखिए रोहतक से थे खट्टर साहब, करनाल में चुनाव लड़े और आज उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो केवल एक शशि रंजन जी बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र में इस रणभूमि में आए हैं प्रश्न पूछने के लिए। हम तो यही कहेंगे कि जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और अर्जुन ने कहा कि युद्ध कर, सामने कौन है इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस रणफेरी में उतरे हैं, उम्मीद करेंगे 36 बिरादरी हाथ के निशान पर हमें पूरी तरह से मजबूती के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से चुनाव जिताएगी। और न केवल हम रोहतक का चुनाव जीतेंगे, हम बहुत सारी सीटें थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। आने वाले विधानसभा क्षेत्र में का जो चुनाव होगा, पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी और जेजेपी रही,
कांग्रेस पार्टी अपने परफॉर्मेंस बेस्ड, अपने एजेंडा पे, अपने घोषणा पत्र के बेस पर हम आने वाले 2024 का विधानसभा चुनाव भी मजबूती से जीतने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कई धन्यवाद। लोग कहते हैं कि हुड्डा जी का मेन फोकस लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव है। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं, मतलब क्योंकि उनका ज्यादा नजदीकी इंटरेस्ट, 6 महीने में ही विधानसभा के चुनाव हाँ, हैं। इसीलिए मतलब ज्यादा क्योंकि इंटरेस्ट है ना विधानसभा चुनाव में। चलिए, देखिए, वो जब 6 महीने आएगा में ही है, उस तो वक्त इतना जल्दी क्या थी? उस नायब सैनी जी वेट कर लेते 6 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव था उसमें अब वो चुनाव तो लड़ भगवान लेते। जाने, उनकी रणनीति तो फिर है। उनकी तो वो भगवान जब जाने, हमारी आप सब जान रहे हैं। मैंने ना मतलब आप ज्यादा व्यस्त रहती हैं। शशि रंजन गूगल पे टाइप कीजिएगा या यूट्यूब पर, नहीं, और व्यस्त सर्च नहीं, हम कीजिएगा आपके लिए थर्मामीटर, तो उसमें देखिएगा कि जब नायब सिंह सैनी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से जब मैंने बात की तो मैंने क्या क्या पूछा। मेरी तो हालत ये है किरण जी कि मैं दिन भर में 3 बार बिकता हूँ, 3 बार बेचा जाता हूँ, 3 बार खरीदा जाता हूँ। कांग्रेस वाले के यहाँ जाता हूँ तो कहते हैं ये बीजेपी वालों ने खरीद लिया, बीजेपी वाले के यहाँ जाता हूँ कहते हैं कांग्रेस वाले ने खरीद लिया। तो अब हम खरीदते बिकते चमड़ी मेरी इतनी मोटी हो गई है कि मुझे उसमें बड़ा अब आनंद आने लगता है। मुझे लगता है अगर हर आदमी ये कहे कि दूसरे वाले खेमे ने आपको खरीद लिया है, देखिए, ऐसा तो मुझे है लगता है मैं काम शशि अपना रंजन ईमानदारी जी, से शशि कर रहा रंजन हूँ। जी, आपको मैं मेरा काम है सवाल करना। जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक राजनीतिक तौर पर पुराने से आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने कम से कम ना ऐसी कभी बात कही होगी, ना सोची होगी, ना चर्चा में कभी आई होगी। मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन इतने बिजी नहीं है कि आपको समय नहीं दे पाए। मैं मतलब विशेष तौर से आपका धन्यवाद निवेदन कीजिएगा, आप सेनापति हैं, भाई दीपेंद्र जी से। हाँ, भाई दीपेंद्र जी हमने से कहा मैं कि बात अभी तो करूंगी। चुनाव लड़ रहे हैं, कल के दिन में प्रधानमंत्री हो गए तब तो फिर सपने में ही मुलाकात करनी पड़ेगी। नहीं, मैं उनसे जरूर आपका संदेश और आपकी बात जरूर कहने का पूरा प्रयास भी और करूंगी, मैं तो काम भी कोई करूंगी। कोई चीज लुक छुप कर बोलता नहीं, तो अपना काम तो खुला के नहीं, वो वाकई में फर्रुखाबादी ही है। उनका जो है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो शेड्यूल है वो जनता के नाम पर है, जनता के हिसाब से चलते हैं। कई बार तो आपको पता होगा कि परिवार में भी समय नहीं दे पाते, तो परिवार के सदस्य भी बार बार ये कहते हैं कि भेंट नहीं होती, लेकिन आपसे एक अच्छी भेंट और मुलाकात रही, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो इस बातचीत के बाद आपको थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर रोहतक में है और सेनापति एपिसोड करना है तो झज्जर आकर के गीता बुक्कल जी का ही क्यों किया। माहिर हैं, आप इनसे कांग्रेस की बात कीजिए, ये बीजेपी का जवाब देंगी। आप इनसे कहिए भिंडी की सब्जी, ये बोलेंगे ना ना टमाटर, स्टफ टमाटर ही खाइए। तो ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन का की निशानी होती है कि वो सामने वाले को अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेके घुमाता रहे। लेकिन आपको भी पता है मैं भी उतना ही थेथड़ आदमी हूँ, कोई कितना भी ट्रैक से हटे मैं उस पे लाना तो मेरा धर्म है, मेरा काम है। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए, बाद बाकी 4 जून को किसी न किसी के यहाँ तो लड्डू बटेगा ही। जिसके यहाँ लड्डू बटेगा उसके यहाँ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।